हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स की 8th यूनिट जो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। और इस यूनिट में हमारे पास एनसीईआरटी में दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 12 और चैप्टर 13। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 12 दैट इज एटम्स। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस के एक्सपेरिमेंट्स थे उनकी हेल्प से कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई और ये डिस्कवर हुआ कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनती हैं। लेटर ऑन इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की और ये बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स contain negatively charged constituents which are called electrons and they are identical for all atoms. इसका मतलब electrons are the universal constituents of all matter. जो भी मैटर है एटम से मिलके बना होता है और सभी एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं जो कि आइडेंटिकल होती हैं। और इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है और एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एटम्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एटम्स ऑन ए होल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा that an atom must also contain some positive charge to neutralize the negative charge of the electrons. इसका मतलब एटम्स में जितना भी नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन से कारण उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, तभी एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। तो इसी बेसिस पे सर जे थॉमसन ने एक एटम का मॉडल प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम and the negatively charged electrons are embedded in it like seeds in a watermelon. क्या मॉडल था ये कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो उस पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, या हम कह सकते हैं दैट इज अ यूनिफॉर्म क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से लगे हुए होते हैं जैसे कि वाटरमेलन में सीड्स लगे हुए होते हैं, या हम कह सकते हैं कि किसी पुडिंग में प्लम लगे हुए होते हैं। और इसीलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। लेकिन ये मॉडल बहुत सारी ऐसी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो क्या है ये ऑब्जर्वेशंस? हमने 11th क्लास में पढ़ा था दैट कंडेंस्ड मैटर मींस सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड कंडेंस्ड गैसेस एट ऑल टेम्परेचर्स एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो भी कंडेंस्ड मैटर होता है वो हर टेम्परेचर पे उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं। और उन रेडिएशंस का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हम क्या देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रेडिएशंस निकल रही हैं उसमें कंटिन्यूस वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक की सारी वेवलेंथ इसमें जो है प्रेजेंट है। एक पर्टिकुलर रेंज होती है वेवलेंथ की, यानी कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है। हालांकि डिफरेंट वेवलेंथ्स की इंटेंसिटीज अगर हम देखें तो इंटेंसिटीज उनकी डिफरेंट होती हैं। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इट इज़ ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेवरल वेवलेंथ्स इज प्रेजेंट दो विद डिफरेंट इंटेंसिटीज। तो ये रेडिएशंस जो प्रोड्यूस हो रही हैं ये कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं? दे आर कंसिडर्ड टू बी ड्यू टू द ऑसिलेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो भी कंडेंस्ड मैटर है उसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑसिलेट होते हैं, उनकी ऑसिलेशंस की वजह से ये रेडिएशंस एमिट होती हैं। और ये रेडिएशंस किस पे गवर्न होती हैं? बाय द इंटरेक्शन ऑफ ईच एटम एंड मॉलिक्यूल विद इट्स नेबरिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
तो हमको एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। बट in contrast, light emitted from rarefied gases heated in a flame or excited electrically in a glow tube. अगर हम rarefied gases लेते हैं और उनको हीट करते हैं फ्लेम से या किसी ट्यूब में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू, तो हम क्या देखते हैं, अब जो रेडिएशंस एमिट होती हैं वो कंटिन्यूअस ना होके दे कंटेन ओनली डिस्क्रीट वेवलेंथ्स, उसमें कुछ ही वेवलेंथ्स होती हैं। The spectrum appears as a series of bright lines. इसमें हमको continuous spectrum ऐसा नहीं मिलता है, क्या मिलती है हमको, कुछ lines मिलती हैं, कुछ different positions पे कुछ particular wavelengths ही emit होती हैं। तो इस केस में क्या होता है, क्योंकि ये rarefied gases हैं, तो जो atoms और molecules हैं वो आपस में long distance पे होंगे, उनके बीच का distance जो है, spacing जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो यानी कि उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो नेग्लिजिबल है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नेग्लिजिबल है। तो इसका मतलब ये जो डिस्क्रीट वेवलेंथ एमिट हो रही हैं या जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं रेरिफाइड गैसेस से, दे कैन बी कंसिडर्ड ड्यू टू द इंडिविजुअल एटम rather than because of interaction between the atoms or molecules. ये जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं ये इंडिविजुअल एटम से एमिट हो रही हैं, ये गवर्न नहीं होती हैं इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल से गवर्न नहीं होती है, क्योंकि इंटरेक्शन नेग्लिजिबल है। So in the early 19th century, it was well established that each element is associated with a characteristic spectrum of radiation. किसी भी एलिमेंट से जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उनकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, फिक्स्ड वेवलेंथ होती है, या हम कह सकते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन ऑलवेज गिव्स ए सेट ऑफ लाइंस विथ फिक्स्ड रिलेटिव पोजीशन बिटवीन द लाइंस। अगर हाइड्रोजन से एमिट होने वाले रेडिएशंस को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमको हमेशा यही वेवलेंथ्स जो है वो रेडिएशंस में मिलती हैं, जिनको हम H अल्फा, H बीटा और H गामा एक्सेट्रा के नाम से जानते हैं, और यही उनकी वेवलेंथ्स फिक्स्ड होती हैं। इसका क्या मतलब है, that this suggests there is an intimate relationship between the internal structure of an atom and spectrum of radiation emitted by it. किसी भी एलिमेंट से, किसी भी एटम से जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम है या उनकी जो वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है एटम की स्ट्रक्चर पे, इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी कैसी है। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस थी इनको थॉमसन मॉडल की हेल्प से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिनको हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने एक नया मॉडल दिया एटम का जिसको रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है। तो नेक्स्ट है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो कि स्टूडेंट थे सर जे थॉमसन के, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए ऑन अल्फा पार्टिकल्स जिनको हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। किस लिए किए थे ये, टू इन्वेस्टिगेट द एटमिक स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पता लगाने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। और ये एक्सपेरिमेंट्स लेटर हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्स्टन ने भी परफॉर्म किए थे, इसलिए हम इनको गीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट्स भी कहते हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस जो थे उनकी बेसिस पे रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल दिया एटम का जिसको प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है। क्या है ये मॉडल? इस मॉडल के अकॉर्डिंग the entire positive charge and most of the mass of the atom is concentrated in a small volume called nucleus. जो एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज है और जो मैक्सिमम मास है वो पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होके वो एक छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होता है जिसको कि न्यूक्लियस कहते हैं।
और इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। तो इसीलिए इसको प्लैनेटरी मॉडल कहते हैं या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको कि हम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं या गीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो इसका जो स्कीमेटिक अरेंजमेंट है वो हम फिगर में देख रहे हैं। क्या है ये? अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया है जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं और इनको एक बीम की फॉर्म में कहाँ पर इसको डायरेक्ट कराया है हमने? दैट इज ऑन ए गोल्ड फॉयल। दिस बीम वॉज अलाउड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉयल ऑफ थिकनेस 2.1 10⁻⁻7 मीटर, या हम कह सकते हैं 0.21 माइक्रोमीटर। एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉयल को लेकर उसके ऊपर ये अल्फा पार्टिकल्स की बीम को डायरेक्ट किया गया। द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स वर ऑब्जर्व थ्रू ए रोटेटेबल डिटेक्टर। अब ये जो अल्फा पार्टिकल इस प्लेट को स्ट्राइक करते हैं तो उसके बाद ये डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर होते हैं और इनको डिटेक्ट करने के लिए एक रोटेटेबल डिटेक्टर यूज किया गया, जिसमें क्या था? एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड ए माइक्रोस्कोप। ये एक स्क्रीन लगी हुई थी सर्कुलर फॉर्म में प्लस ए माइक्रोस्कोप, इसके साथ में एक माइक्रोस्कोप अटैच था। तो क्या होता है जब ये अल्फा पार्टिकल्स इस स्क्रीन को स्ट्राइक करते हैं, दे प्रोड्यूस लाइट फ्लैशेस और स्किंटिलेशंस। जैसे कि इस फिगर में हम देख रहे हैं कि जब अल्फा पार्टिकल्स इसको स्ट्राइक करते हैं तो छोटे छोटे लाइट फ्लैशेस यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं और ये फ्लैशेस को देखने के लिए हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो इस तरह से हम इसको रोटेट करके डिफरेंट डायरेक्शंस में नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितने पार्टिकल्स स्कैटर होते हैं। A graph of the total number of alpha particles scattered at different angles in a given interval of time is shown in the figure. तो इस ग्राफ में देख रहे हैं हम कि स्कैटरिंग एंगल और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको ये ग्राफ मिलता है। क्या देख रहे हैं इसमें? स्कैटरिंग एंगल कौन सा होता है? ये जो अल्फा पार्टिकल की ओरिजिनल डायरेक्शन है और स्ट्राइक होने के बाद वो जिस डायरेक्शन में जाता है उनके बीच का एंगल, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। तो हम ग्राफ से देख रहे हैं जो कम स्कैटरिंग एंगल है उस पर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स हमको मिलते हैं जिनका की स्कैटरिंग एंगल 0 है। स्कैटरिंग एंगल 0 होने का मतलब क्या है? कि अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में आता है ऐसे ही आगे बढ़ जाता है, स्कैटरिंग एंगल 0 है। तो इट मीन्स many of the alpha particles pass through the foil, that is they do not suffer any collision। कोई collision नहीं होता है, कोई scattering नहीं होती है, ऐसे ही आर पार निकल जाते हैं। Only 0.14% जितने भी particles इस पे आ रहे हैं उसमें से केवल 0.14% कैसे स्कैटर होते हैं? by an angle more than 1 degree। तो 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे केवल 0.14% पार्टिकल्स स्कैटर होते हैं और जो 90 पे स्कैटर होने वाले पार्टिकल्स हैं, मोर देन 90, उनका परसेंटेज और भी कम है। इट मीन्स रेयरली एनी पार्टिकल इज स्कैटर्ड मोर देन 90। या 180 की अगर बात करें, 180 स्कैटरिंग एंगल, इट मीन्स जैसे अल्फा पार्टिकल आ रहा है वो वैसे ही वापस अपने पाथ पर चला जाए। ऐसे स्कैटरिंग एंगल 180 वाले ऐसे पार्टिकल्स बहुत ही कम होते हैं। तो इस वाली स्कैटरिंग को देखते हैं 180 डिग्री एंगल कब होगा? टू डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल बैकवर्ड इट मस्ट एक्सपीरियंस ए लार्ज रिपल्सिव फोर्स। अल्फा पार्टिकल बैकवर्ड कब जाएगा? जब उस पर लार्ज रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब इस गोल्ड फॉयल में जो न्यूक्लियस हैं उनका पॉजिटिव चार्ज एक बहुत ही छोटे से स्पेस में कंसंट्रेटेड होना चाहिए, क्योंकि रेयरली कोई अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो कि बाउंस बैक होता है, यानी कि जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन है या ऑब्जर्वेशन है ये सपोर्ट करती है
किसको? न्यूक्लियर एटम को। जो रदरफोर्ड ने प्रपोज किया था कि जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास है एटम का, वो एक छोटे से स्पेस में कंसंट्रेटेड, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, वो इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है और इसीलिए रदरफोर्ड इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस थे, उनकी बेसिस पे रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल दिया, दैट इज कॉल्ड Rutherford's nuclear model of atom. And according to this model, the entire positive charge and most of the mass of the atom are concentrated in the nucleus. With electrons some distance away, the electrons would be moving in orbits about the nucleus just like planets move around the sun. तो इसका मतलब जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज और मास है वो एटम के सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के कंसेप्ट की वजह से इसको हम न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। तो इन एक्सपेरिमेंट से जब हम न्यूक्लियस का साइज निकालते हैं, इट कम्स आउट टू बी 10⁻⁻15 to -14 मीटर। ये जो न्यूक्लियस है उसका साइज 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर। और जब हम काइनेटिक थ्योरी से एटम का साइज निकालते हैं, तो एटम का साइज कितना आता है? 10⁻10 मीटर। ये जो एटम है इसका साइज आता है 10⁻10 मीटर, जबकि ये न्यूक्लियस जो है इसका साइज कितना है? 10⁻15 से 10⁻14 मीटर। क्या मतलब है? एटम का जो साइज है, द एटम इज 10,000 times or 1 lakh times larger than the size of the nucleus. It means that most of the atom is empty space, क्योंकि न्यूक्लियस में ही जो है सारा मैक्सिमम मास और पॉजिटिव चार्ज है, तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर स्पेस एटम की जो है दैट इज एम्प्टी स्पेस। और यही कारण है जिस वजह से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो राइट थ्रू द थिन मेटल फॉइल। जब अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट करते हैं मेटल फॉइल पे, तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे ही निकल जाते हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी स्कैटरिंग के। ओनली a few alpha particles which happen to come near a न्यूक्लियस, केवल कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स जो कि डायरेक्टली न्यूक्लियस को स्ट्राइक करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग रिपल्जन की वजह से 180 डिग्री के एंगल पे स्कैटर होते हैं, या हम कह सकते हैं वो न्यूक्लियस से बाउंस बैक हो जाते हैं या लार्ज स्कैटरिंग एंगल पे जाते हैं। ये जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का डेटा है या ग्राफ है, इसको हम एनालाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसमें जो हम गोल्ड फॉइल लेते हैं दैट इज वेरी थिन, विच इज इक्वल टू 0.21 माइक्रोमीटर। एक थिन फॉइल लेते हैं तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं इसमें सिंगल लेयर ऑफ एटम्स है या सिंगल लेयर ऑफ न्यूक्लियाई है। So it can be assumed that alpha particle will suffer not more than one scattering during their passage through it. तो जब अल्फा पार्टिकल स्कैटर होगा या तो वो बिना इससे इंटरेक्ट किए निकल जाएगा ऐसी स्ट्रेट लाइन में, या फिर जो है उसमें मैक्सिमम 1 स्कैटरिंग या 1 कॉलिजन होगा। Therefore, the trajectory of alpha particle can be computed by using a single nucleus. हम सिंगल न्यूक्लियस से ही उसका इंटरेक्शन देखेंगे। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? डबली चार्ज हीलियम एटम्स। इसका मतलब हीलियम एटम्स में से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, वी गेट अल्फा पार्टिकल। इट मीन्स उनके ऊपर +2e चार्ज होता है और मास उनका हीलियम एटम के मास के इक्वल होता है। जो गोल्ड का न्यूक्लियस है उस पर चार्ज कितना होता है? Ze। Z क्या है? इसका एटॉमिक नंबर जो कि 79 होता है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल जो हमने लिया है इस पे चार्ज है +2e, जो गोल्ड का न्यूक्लियस है उस पे है +Ze। अब अगर हम इनका मास देखें तो जो गोल्ड का न्यूक्लियस है दैट इज अबाउट 50 times हेवियर देन अल्फा पार्टिकल।
and therefore we can assume that it remains stationary throughout the scattering process, क्योंकि ये गोल्ड का जो न्यूक्लियस है ये जो है कंपैरेटिव टू अल्फा पार्टिकल बहुत हैवी है, बहुत मैसिव है, तो जब इनका इंटरेक्शन होगा यानी कि जो फोर्स ऑफ रिपल्जन लगेगा तो हम ये मान सकते हैं उस प्रोसेस में जो गोल्ड का न्यूक्लियस है दैट रिमेन्स स्टेशनरी। तो अगर हम इन दोनों के बीच का फोर्स निकालें, कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैसे निकालते हैं? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कितना होगा वो फोर्स? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्लस 2E, Q2 कितना है? गोल्ड न्यूक्लियस का चार्ज ZE अपॉन R स्क्वायर। इसमें R क्या है? R इज द डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। और कैसे एक्ट करेगा? इट विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। ऐसे इन पर फोर्स लगेगा इस लाइन के अलोंग। अब हम देख रहे हैं क्योंकि R क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस, तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसको अप्रोच करेगा R की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी या चेंज होगी, तो अकॉर्डिंगली फोर्स भी चेंज होगा, यानी कि ये जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है। तो इस फोर्स को यूज करके और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके दैट इज F इज इक्वल टू ma, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इसका, और इस तरह से हम जो है अल्फा पार्टिकल जो मूव करेगा उसकी ट्रेजेक्ट्री निकाल सकते हैं कि उस पर जो फोर्स लग रहा है उसके हिसाब से उसके जो पाथ है वो किस तरह का होगा। तो अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री ये हम देख रहे हैं फिगर में कि टारगेट न्यूक्लियस है और एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स उस पर इंसिडेंट है, और डिफरेंट पार्टिकल्स जो है डिफरेंट पाथ के अलोंग मूव कर रही हैं। तो ये इनकी ट्रेजेक्ट्री या पाथ किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स मेनली अपॉन द इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ कॉलिजन। क्या होती है इम्पैक्ट पैरामीटर? The impact parameter is the perpendicular distance of initial velocity vector of alpha particle from the center of the nucleus. कोई भी अल्फा पार्टिकल जिस उसका जो इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है, इनिशियली जो वेक्टर वेलोसिटी है उसको उसके पैरेलल अगर हम न्यूक्लियस से एक लाइन ड्रॉ करें तो उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर, और इसी के ऊपर स्कैटरिंग एंगल डिपेंड करता है या पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री डिपेंड करती है। In a given beam of alpha particles, there is a distribution of impact parameters B, so that the beam is scattered in various directions with different probabilities. It is seen that alpha particle close to the nucleus, small impact parameter, suffers large scattering. इम्पैक्ट पैरामीटर जितना कम होगा स्कैटरिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं इम्पैक्ट पैरामीटर काफ़ी कम है तो स्कैटरिंग एंगल जो है इतना है। इम्पैक्ट पैरामीटर थोड़ा सा ज़्यादा है नेक्स्ट पार्टिकल का तो उसका स्कैटरिंग एंगल कम हो जाता है। नेक्स्ट पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर और बढ़ जाता है तो स्कैटरिंग एंगल और कम हो जाता है। देन इम्पैक्ट पैरामीटर को अगर हम और बढ़ाते हैं स्कैटरिंग एंगल जो है और कम होता जाता है। और इन केस ऑफ हेड ऑन कॉलिजन द इम्पैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम। जब हेड ऑन कॉलिजन है इस केस में इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है? इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0। तो उस केस में जो अल्फा पार्टिकल का जो रिबाउंड बैक होगा वो इट मीन्स एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज 180, वापस जो है इसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करता है। फॉर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर, और इम्पैक्ट पैरामीटर अगर बहुत लार्ज है जैसे हम इस केस में देख रहे हैं द अल्फा पार्टिकल गोज नियरली अनडेविएटेड एंड हैज ए स्मॉल डिफ्लेक्शन थीटा इज 0। इट मीन्स इस केस में जब इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत ज़्यादा है तो इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है, वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही निकल जाता है। तो हमने देखा कि जो हेड ऑन कॉलिजन है यानी कि जो स्कैटरिंग 180 डिग्री पर है दैट इज़ वेरी वेरी लेस, बहुत ही जो रेयरली कोई पार्टिकल है जो कि 180 पर स्कैटर होता है। हेड ऑन कॉलिजन जो है वो सफ़र करता है। ये क्या इंडिकेट करता है? इट इम्प्लाइज दैट द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विच इज नोन एज न्यूक्लियस। और हम मैथमेटिकली अगर हम फोर्स ऑफ रिपल्शन और न्यूटन्स लॉ को यूज करें तो वी कैन फाइंड द अपर लिमिट टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस।
सो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी रेडियस कैसे निकालेंगे और उनकी एनर्जी कितनी होगी। तो रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम है that is electrically neutral and consisting of very small massive and positively charged nucleus at the center surrounded by revolving electrons in their respectively dynamically stable orbits। तो जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हैं तो उनको क्या चाहिए, they require a centripetal force Fc and this centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction Fe between the revolving electrons and the nucleus। तो अगर हम एक स्टेबल ऑर्बिट की बात करें हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना है इस पे -e, जो न्यूक्लियस है उस पे चार्ज कितना है +e, r क्या है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, v अगर इसकी वेलोसिटी है और m क्या है इलेक्ट्रॉन का मास। तो हम क्या लिख सकते हैं स्टेबल ऑर्बिट के लिए Fe इज इक्वल टू Fc, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², और Q1 Q2 कितना है, ये भी E है और ये भी E है, तो E² अपॉन r² is equal to centripetal force that is mv² upon r। तो इससे अगर हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालें तो कितना आएगा, r is equal to e² upon 4πε0 mv²। We can find the radius of the orbit। तो हमने निकाला है r is equal to e² upon 4πε0 mv²। अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। अगर इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी k निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, हाफ mv², या हम लिख सकते हैं हाफ mv² की वैल्यू हम इस इक्वेशन से ले सकते हैं, कितनी होगी e² अपॉन 4πε0 r, या हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी e² अपॉन 8πε0 r। पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r, तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0 E एंड -e अपॉन r, या हम लिख सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज -e² अपॉन 4πε0 r। The negative sign of U signifies that the electrostatic force is in negative r direction or the electrostatic force is attractive in nature। Now to find the total energy, total energy निकालनी है, we will just sum up kinetic energy plus potential energy, means e² upon 8πε0 r plus -e² upon 4πε0 r, या हम लिख सकते हैं जो टोटल एनर्जी है दैट इज -e² अपॉन 8πε0 r। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अगेन नेगेटिव। क्या इम्प्लाई करती है, दिस इम्प्लाइज दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। अगर ये टोटल एनर्जी पॉजिटिव होती तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाउंड नहीं होता है, यानी कि वो क्लोज ऑर्बिट में मूव नहीं करता। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स हमको टोटल एनर्जी गिवन है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस स्टेट। टोटल एनर्जी गिवन है, टोटल एनर्जी कितनी होती है -e² अपॉन 8πε0 r, that is given -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है दैट इज e² अपॉन 8πε0 r, इट मीन्स दैट इज इक्वल टू +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है दैट इज इक्वल टू -e² अपॉन 4πε0 r,
या हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस E² अपॉन 8πε0 r, और इसकी वैल्यू हमको गिवन है कितनी है 13.6, मीन्स 2 इंटू माइनस 13.6 electron volt. It means the potential energy is minus 27.2 electron volt. Kinetic energy is 13.6 electron volt. तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा बोर्स एटॉमिक मॉडल। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।